गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी। चलिए हम पाठ शुरू कर रहे हैं। आज हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ एक एक कुत्ता एक मैना। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ मेरे बचपन के दिन। आज हम शुरू कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ एक कुत्ता एक मैना। एक कुत्ता एक मैना जो पाठ है, जो निबंध लेखन है, वो एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छापरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक व्यंग्य रचनाकार के रूप में माने जाते हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ है। ठीक है, उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, है ना। उन्होंने उनकी उच्च शिक्षा जो थी, उनका स्नातक जो था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया था तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, है ना। और साथ ही उन्होंने शांति निकेतन में भी पढ़ाने का काम किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने पढ़ाया है, पंजाब विश्वविद्यालय में भी उन्होंने पढ़ाने का काम किया है। सन 1779 में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत जो है सन 1779 में हो चुका था। इस बात को हमें अंडरलाइन करना है ना। उनका जन्म, उनकी मृत्यु को अंडरलाइन करना है। उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, इस बात को हमको अंडरलाइन करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे वो वैकल्पिक प्रश्न यहीं से आपके बनेंगे, है ना। तो जितने भी हमने पाठ पढ़े हैं, उनके रचनाकारों के जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी क्रम में आपको ये इनकी जन्म तारीख और इनकी मृत्यु वाला सन जो है वो याद रखना है। आगे पढ़ते हैं, इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अब ये देखना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपने साहित्य का परिचय दिया है या कौन कौन किस विधा में इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो इनके महत्वपूर्ण होते हैं आलोचनाएं, है ना। जितने भी लोग रचनाएं करते थे, उन रचनाओं की, अधिकतर रचनाओं की आलोचनाएं ये करते थे, है ना। उनके बारे में और समीक्षा करते थे, शोध भी करते थे, है ना। शोध के बाद उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। उपन्यास के बाद में इन्होंने निबंध भी, बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी लिखे हैं। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे, एक कुत्ता एक मैना, वो भी एक निबंध का रूप है। चलिए, निबंध क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय। अशोक के फूल। अब इनकी रचनाएं देखते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, है ना। जितनी कृतियां अभी हमने पढ़ी है, जैसे अशोक का फूल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद में कल्पता, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में भी उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, है ना, किस तरह से हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, इसके सभी चरणों को, सभी युगों को इन्होंने बताया है। साथ ही हिंदी की साहित्य की भूमिका भी बताई है और कबीर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है। इनको भी पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है, जो कि साहित्य में श्रेष्ठ सेवा करने पर दिया जाता है, तो इन्हें वह पुरस्कार भी दिया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य के अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी की लेखन की विशेषता है ना। अब द्विवेदी जी की विशेषता क्या है, लेखन की विशेषता क्या है कि वे बहुत ही सरल और सहज लिखते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखते हैं और कठिन बात को भी बहुत आसानी से कह देते हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी, है ना। दर्शन प्रधान मतलब ऐसे दृश्यात्मक चित्रों को भी या दृश्यात्मक बातों को भी वो लिखते हैं, ठीक है। दर्शन की बातें मतलब जो जिन चीज़ों पर शोध किया जा रहा हो, जिन बातों पर शोध हो रहा हो, उन बातों को भी बहुत ही सरलता से वो कह देते थे।
उनका रचनाकर्म एवं सहृदय विद्वान का रचनाकर्म है जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध, लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है ना। अब उनका रचना कर्म जो है, उनकी रचना करने की जो शैली है वो बहुत ही धारा प्रवाह है और बहुत ही उच्च कोटि की है ना। उच्च कोटि की है कैसे है, क्योंकि वो बहुत ही सहृदय विद्वान व्यक्ति है ना। उनका हृदय बहुत ही कोमल है ना। वो अपने कोमल हृदय से कोमल विचारों को जन्म देते हैं और फिर लिखते हैं। रचनाकर्म एक सहृदय विद्वान का रचनाकर्म है जिसमें शास्त्र का ज्ञान, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है ना। इसीलिए वो आलोचना करते हैं है ना। आलोचक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए या अपने विषय की बहुत ही अच्छी परख होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब ही वो किसी की आलोचना कर सकता है या तब ही वो किसी व्यक्ति की या किसी की रचनाओं की आलोचना, उसमें कमियां या उसमें संशोधन कर सकता है ना। तो द्विवेदी जी में उच्च कोटि की विद्वता थी। उसके बाद में वो अपने विचारों को बहुत ही सशक्तता से प्रस्तुत करते थे। वो किसी डर से या भय से होकर के वो अपने विचारों को नहीं रखते थे, निर्भीक होकर अपनी बात को रखने वाले व्यक्ति थे, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध है ना। भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं उनका उन्हें बहुत ही अच्छा भान था, उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हर रीति रिवाजों के बारे में, हर समाज के रीति रिवाजों के बारे में वो जानकारी रखते थे और भारतीय मान्यताओं को, भारतीय सनातन परंपराओं को वो बहुत ही अच्छे से जानते थे और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य थे है ना। लोक जीवन जो गांव में रहने वाले लोग हैं या विशेष समुदाय के लोग होते हैं उनके बारे में वो बहुत ही अच्छी जानकारियां रखते थे है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे सृजनात्मक सामंजस्य कारक भी थे है ना, कि सभी स्थितियों में सामंजस्य बना लेते थे है ना। अब देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय गुण या प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। अब हम जो निबंध पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से लेखक ने पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, किस तरह से अपने भावों को प्रस्तुत किया है, किस तरह से प्रेम और हृदय को उन्होंने महसूस किया है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र भी तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है ना। अब उन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी जो हैं वो किस तरह से पक्षियों के बहुत ही करीब हैं, किस तरह से पशुओं के बहुत ही करीब हैं और किस तरह से वो उनसे प्रेम या अपने हृदय की भावों को व्यक्त करते हैं। इन सब बातों को समेटे हुए यह निबंध है जो कि हम पढ़ रहे हैं है ना। आज हम इस वीडियो में सिर्फ लेखक परिचय ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो से हम पाठ शुरू करेंगे। थैंक यू।